हम लोग आज सिचुएशनल क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग अभी सबसे पहला ले रहे हैं। A and B are jointly tried for the murder of C. It is proved that A said B and I murdered C. मतलब A और B को C के मर्डर के लिए ज्वाइंटली ट्राई करना, मतलब दोनों को एक साथ कोर्ट में उसका ट्रायल चालू हो गया, ठीक है। ये प्रूव हो गया कि इट इज प्रूव्ड दैट ए सेड बी एंड आई मर्डर्ड सी। ये साबित हो गया, ए ने कहा कि मैंने और बी ने मिलकर सी का मर्डर किया है, ठीक है। सवाल यहां पूछ रहा है वेदर द कोर्ट में कंसीडर द इफेक्ट ऑफ दिस कन्फेशन एज अगेंस्ट बी, एक्सप्लेन विद रीजन। ये बोल रहा है कि यहाँ पे कबूल तो ए ने किया है कि मैंने और बी ने मर्डर किया है सी का, ये तो नहीं बोला है कुछ यहाँ पे। क्या कोर्ट उसके कन्फेशन को मान्य करेगा, ए के कन्फेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है ए एंड बी ज्वाइंटली ट्राइड फॉर मर्डर सी, ठीक है। दोनों को एक साथ जो है सी के मर्डर के लिए लाइबल माना कोर्ट ने और ट्रायल शुरू किया, ठीक है। द कोर्ट में कंसीडर द इफेक्ट ऑफ दिस कन्फेशन एज अगेंस्ट बी, ठीक है। जो ए ने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया कि हाँ मैंने और बी ने मिलकर सी का मर्डर किया है, तो कोर्ट ए के जो कन्फेशन है उसके आधार पर कन्फेशन को मान्य करेगा और बी के अगेंस्ट जो है उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ये सेक्शन 30 के इलस्ट्रेशन ए में डिफाइन किया गया है, ठीक है, जो सिचुएशन ऊपर में बताया मैंने। सेम सवाल दूसरा है, यहाँ पे बोल रहा है ए इज ऑन द ट्रायल फॉर द मर्डर ऑफ सी। यहाँ पे ज्वाइंटली ट्राइड नहीं है, ठीक है, ए को अकेले यहाँ पे ट्राई किया गया है। देयर इज एविडेंस टू शो दैट सी वॉज मर्डर्ड बाय ए, ठीक है, ए एंड बी सेड ए एंड आई मर्डर्ड सी, ठीक है। यहाँ पे बी बोल रहा है कि मैंने ए के साथ मिलकर मर्डर किया है। अब यहाँ पे बोल रहा है सवाल कि वेदर द कोर्ट कैन कंसीडर द स्टेटमेंट अगेंस्ट ए, एक्सप्लेन विद द रीजन एंड प्रोविजन, ठीक है। तो सबसे पहले वाला जो हमारा सिचुएशनल था उसमें ए और बी को एक साथ कोर्ट ने ट्रायल शुरू किया था, एक साथ उसको मर्डर का आरोपी माना था, बराबर। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ए को अलग से जो है सी का पनिशमेंट दे रहा है, सी को अलग, सी का ट्रायल अलग से चल रहा है। तो जैसे एक साथ तो चल नहीं रहा है कि भाई मैं बोलूं तो वो भी अपराधी, वो बोले तो मैं भी अपराधी। यहाँ पे इंडिविजुअली दोनों को ट्रायल चल रहा है, ठीक है, दोनों का। तो यहाँ पे बोल रहा है दिस स्टेटमेंट मे नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द कोर्ट अगेंस्ट ए, ठीक है, एज बी इज नॉट बीइंग जॉइंटली ट्राइड। बी को एक साथ तो ट्राई नहीं किया गया, यहाँ पर ए को अलग से ही माना गया है कि ये सी का जो है मर्डर किया है। तो यहाँ पे अगर ए बोलता है कि मेरे साथ बी भी था, तो यहाँ पे बी के अगेंस्ट वो नहीं जाएगा, ठीक है, वो ए के अगेंस्ट ही उसका कन्फेशन रहेगा। ऐसा इलस्ट्रेशन बी में बताया गया है सेक्शन 30 के, ठीक है। अभी देखिए आगे है सिचुएशनल पेज नंबर 246 पर, ठीक है। देखिए X agrees in writing to sell a horse to Z for 1000। X जो है राइटिंग में, ठीक है, लिख के देता है कि मैं Z से 1000 रुपए में घोड़ा जो है बेचूंगा, ठीक है, 1000 और रुपीज 1500, मतलब 1000 या 1500। यहाँ पे दो शर्त है, 1000 भी है और 1500 भी है। सवाल पूछ रहा है कैन एक्स गिव एविडेंस टू शो विच प्राइस वाज टू बी गिवन। यहाँ पे बोल रहा है कि क्या एक्स को एविडेंस देना पड़ेगा कि किस प्राइस पे उसको बेचना है। एक्स कैन नॉट गिव द एविडेंस टू शो विच प्राइस वाज टू बी गिवन, ठीक है, आंसर दिया ही हुआ है इसमें। दूसरा है स्टेट प्रोविजन ऑफ लॉ फॉर द सेम। ऊपर जो सवाल पूछा गया था उसका जो आपने जवाब दिया, इसके पीछे कौन सा प्रोविजन वर्क करता है आपके साक्ष्य अधिनियम का, ठीक है। तो ये तो एविडेंस एक्ट का था, नया वाला मोकल आया नहीं है। तो एविडेंस आपको सेक्शन याद नहीं रखना है, बाकी टॉपिक आपको बराबर याद होना चाहिए कि किस बारे में ये प्रोविजन है। तो प्रोविजन क्या बोलता है,
when the language used in a document on its face ambiguous or defective, evidence may not be given of fact which would show its meaning or supply its defect। ठीक है, यह आपका एविडेंस एक्ट में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका ए, अक्यूज्ड ऑफ मर्डर alleged that by reason of unsoundness of mind he did not know the nature of act। ये बोल रहा है यहाँ पे कि ए जो है वो मर्डर का आरोपी है, ठीक है। उसका ये मानना है कि जब मैंने ये मर्डर किया तब मैं अनसाउंड माइंड में था, ठीक है, मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं। आई डू नॉट नो अबाउट द नेचर ऑफ एक्ट, ठीक है। यहाँ पे सवाल पूछ रहा है आपसे, ऑन हुम इज द बर्डन ऑफ प्रूफ। आपको एक याद दिला दूं, क्रिमिनल लॉ में जनरली पब्लिक प्रोसिक्यूटर पर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, ठीक है, कि वो साबित करे। जनरली सिविल में प्लेंटिफ के ऊपर होता है कि वो साबित करे कि वो क्यों सामने वाले को ड्रैग कर रहा है, ठीक है। और क्रिमिनल में भी प्रोसिक्यूशन पे ही रहता है लोड कि आप क्यों उसको कोर्ट में ड्रैग कर रहे हो, ठीक है, जनरली। अब यहाँ पे देखो, द बर्डन ऑफ प्रूफ इन दिस केस इज ऑन ए टू प्रूव दैट बाय अनसाउंडनेस ऑफ हिज माइंड ही वाज अनेबल टू नो द नेचर ऑफ हिज एक्ट, ठीक है। अगर यहाँ पर ए ये क्लेम करता है कि मैं अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में वो अपराध किया था, ठीक है, मुझे उसका पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं, तो इस केस में बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, किसके ऊपर, ए के ऊपर। अब ए को साबित करना पड़ेगा कि वो उस समय पे अनसाउंड माइंड था, ठीक है, उस समय पे उसको कुछ पता ही नहीं था। समझ में आ रहा है? हेलो, ओके। देखिए नेक्स्ट है, अंडर व्हाट प्रोविजन इफ ए फेल्स टू प्रूव व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेज इज। यहाँ बोल रहा है कौन से प्रोविजन में, ठीक है, तो अंडर सेक्शन 105 ऑफ एविडेंस एक्ट द बर्डन ऑफ प्रूविंग एग्जिस्टेंस ऑफ सर्कमस्टांसेज ब्रिंगिंग हिज केस विद इन एनी ऑफ द जनरल एक्सेप्शन इन द आईपीसी, ठीक है, इज ऑन पर्सन हु एलिजेस द existence of those circumstances। If he fails to prove the existence of the same, the court shall presume the absence of such circumstances and the accused will not be granted that defense of unsoundness of mind। आपको पता होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जनरल एक्सेप्शन दिया गया है। जनरल एक्सेप्शन का मतलब होता है सामान्य अपवाद, मतलब किस दशा में अगर आप कोई अपराध करते हो तो कानून के नजर में वो अपराध नहीं होगा और आपको उसके लिए सजा नहीं मिलेगा, ठीक है, तो उसको बोला जाता है जनरल एक्सेप्शंस। तो जनरल एक्सेप्शंस में आप जब पढ़ोगे तो वहां पे दिया है एनी एक्ट विच इज डन इन अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अगर कोई भी पागल इंसान कोई अपराध करता है तो उसके लिए उसको पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर मान के चलो बर्डन ऑफ प्रूफ ए के ऊपर है, ठीक है, कि भाई तुम प्रूव करो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड था या नहीं था, ठीक है, तो कौन से प्रोविजन में, प्रोविजन का मतलब सेक्शंस यहाँ पे, तो सेक्शन 105 ऑफ एविडेंस एक्ट में ऐसा प्रावधान है, अभी वाले में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। द बर्डन ये इफ ए फेल्स टू प्रूव व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेज इज, अगर ए फेल हो गया ये प्रूव करने में कि वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड था या नहीं था, अगर कोर्ट को लगेगा कि नहीं ये फेल कर गया, ये नहीं बता पा रहा है कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में था, ठीक है, तो कोर्ट उसको नहीं मानेगा। कोर्ट मानेगा कि भाई ये सही सलामत था, और सही सलामत था तो फिर मर्डर के लिए जाएगा जेल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एम, ए क्लाइंट सेज टू एन अटर्नी आई हैव कमिटेड फॉर्जरी एंड आई विश यू टू डिफेंड मी। एम, ठीक है, एक क्लाइंट है, वो अपने वकील से बोल रहा है, एन से, वकील का नाम एन है, आई हैव कमिटेड फॉर्जरी एंड आई विश यू टू डिफेंड मी। यहाँ पे बोल रहा है कि एम जो है एन को कि मैंने फॉर्जरी का अपराध कारित किया है, मैं आपको वकील चुनता हूं, आप मुझे जो है डिफेंड करो,
बचाओगे। ठीक है, सवाल पूछ रहा है आपसे, कैन एम कीप इट सीक्रेट और रिक्वायर टू डिस्क्लोज द सेम टू पुलिस। ठीक है, ये सवाल है आपसे। यस, एम कैन कीप इट सीक्रेट or require to disclose to the same to the police. The defense of a man known to be guilty is not criminal purpose. Thus, this communication is protected from disclose. Illustration A, section 126. आप लोगों को मैंने बताया था प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है, जिसमें वकील और क्लाइंट आपस में जब बात करते हैं तो उसमें ये प्रोफेशनल एथिक्स आता है। ठीक है, कि जो भी क्लाइंट बताएगा वकील को, वकील सबसे छिपा के रखेगा वो, ठीक है, किसी से शेयर नहीं करेगा। वकील अगर अपनी बात कुछ क्लाइंट को बोलता है तो क्लाइंट भी इधर उधर किसी से डिस्क्लोज नहीं करेगा। ठीक है, ये प्रोविजन है, ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में आता है। तो आई थिंक यहाँ पे सेक्शन 126 प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को ही डिफाइन करता होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहा था, कैन एम कीप इट सीक्रेट। यस, अगर मेरा कोई क्लाइंट बोलता है कि हाँ मैंने ही चोरी किया था, तो मैं क्या कोर्ट में बोलूंगा कि हाँ इसी ने चोरी किया था, इसको लटका दो? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हमें क्लाइंट को डिफेंड करने के लिए क्लाइंट ने चुना है। क्लाइंट ने अपने आप को गुनहगार साबित करने के लिए थोड़ी चुना है मुझे, कि तुम मुझे बोलना कोर्ट में कि हाँ मैंने ही चोरी किया है। अगर उसको खुद ही चोरी का इल्जाम अगर उसको लेना है तो वो खुद ही जाकर कोर्ट में बोल दे, फिर उसको लॉयर रखने की जरूरत क्या है? लॉयर का मतलब क्या है कि भाई उसको डिफेंड करेगा। तो लॉयर कैन कीप सीक्रेट। ठीक है, अगर उनको ऐसा लगता है कि ये डिस्क्लोज करने की जरूरत है तो कर सकता है। ये प्रोफेशनल एथिक्स में है कि आप अपने क्लाइंट के बचाव में जो भी सही लगे आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद बोल रहा है कि रीजन बताइए। तो सेक्शन 126 मैंने बोला था प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होगा, शायद वही है, क्योंकि देखो आंसर, नो बैरिस्टर, अटर्नी या एडवोकेट, ठीक है, और वकील शैल एट एनी टाइम परमिटेड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम बाय हिज क्लाइंट। ठीक है, इन द कोर्स ऑफ एंड फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंडिंग हिज क्लाइंट। ये सही बात है ना? हाँ, तो मेरे हिसाब से प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के बारे में ही है। ठीक है, उसी का ये सेक्शन है, क्योंकि उसी में बताया गया है कि कोई भी वकील जो है अपने क्लाइंट की सारी बातों को सुन के फिर उसके हिसाब से उसको डिफेंड करेगा। ठीक है, डिस्क्लोज करने की जरूरत है तो कर सकता है, ऐसा नहीं है कि बाध्य नहीं है कि नहीं ही करेगा। अगर उनको लगता है कि नहीं पुलिस से बताएंगे ना तो पुलिस हमारी हेल्प कर सकता है यहाँ पे, तो वो पुलिस से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्लोज कर सकते हैं, लेकिन गुड फेथ में, डिफेंड करने के फेथ में, ऐसा नहीं है कि उसको और जेल भेजने के इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए पेज नंबर, इधर गया, तो सिचुएशन नहीं दिख रहा। हाँ, यहाँ पे देखिए पेज नंबर है आपका, किधर गया, 256 है ना? हाँ 256 है। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, कुछ कुछ पेज काट दिया है ना, इधर उधर कर दिया। देखिए पहला सवाल, 8वां सवाल है इसमें। ए, एन अक्यूज्ड वांट टू सबमिट ट्रू कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट एज सेकेंडरी एविडेंस। द ओरिजिनल is with the opposite party and he has failed to produce the same. Which of the following sentence, अरे यार ये तो MCQ हो गया, सॉरी मुझे लगा सिचुएशनल है, MCQ है, सॉरी, इधर गया यार MC। हाँ यहाँ पे है, सॉरी। 261, सॉल्व एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, पेज नंबर 261। देखिए, एम ए पब्लिक सर्वेंट आस्क फॉर डिमांडेड ए ब्राइब मनी फ्रॉम एक्स। एम जो है पब्लिक सर्वेंट है, हो सकता है पुलिस वाला हो, ठीक है,
एम जो है एक पुलिस वाला है, हम मान के चलते हैं, और वो एक्स से डिमांड करता है क्या, मनी, ठीक है, ब्राइब, हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय एक्स द एंटी करप्शन ब्यूरो लेड अ ट्रैप, ठीक है। तो एक्स से जो एम पुलिस ऑफिसर था उसने जो रिश्वत मांगा, तो एक्स था थोड़ा चालाक, ठीक है। वो एंटी करप्शन ब्यूरो को जो है इंफॉर्मेशन दे दिया कि भाई फला फला पुलिस ऑफिसर मेरे से इतना इतना पैसे का डिमांड किया है, ठीक है। अब एंटी करप्शन ब्यूरो को इंफॉर्मेशन मिला तो उसने एक जाल बिछाया, ठीक है। जाल बिछाया मतलब जहां पे एक्स को बुलाया होगा पैसा देने, वहां पे दो तीन सादा कपड़े में गया होगा, ठीक है। एम वॉज काउट रेड हैंडेड, ठीक है, while accepting the bribe from X in the presence of Y and Z पंच विटनेस, ठीक है। एम जब उसको मतलब पैसा देने वाला था एक्स को, ठीक है, तो तभी एंटी करप्शन ब्यूरो वाले ने ट्रैप बिछाया था, मतलब दो तीन बंदों को खड़ा किया था। अब वहां पे एंटी करप्शन ब्यूरो वाले ने उसको रेड हैंडेड पकड़ लिया, तो ब्राइब को कलेक्ट करते समय, ठीक है। और वहां पे वाई भी मौजूद था और जेड भी मौजूद था, ठीक है, उसको गवाह बनाया गया। इन दिस सिचुएशन वाई टर्न हॉस्टाइल, ठीक है, मतलब वाई भी देखा था कि उसने पैसा लिया था, जेड भी देखा था, अब वाई हॉस्टाइल हो गया। हॉस्टाइल का मतलब कोर्ट में बोला होगा कि मैंने नहीं देखा, लेते, यही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। In this situation, Y turned hostile and Z was not traceable for giving evidence in court. Okay, मतलब Y और Z दो विटनेस था, प्राइम विटनेस, ठीक है। उस समय पे Y हॉस्टाइल हो गया कि भाई मैंने देखा ही नहीं, Z लापता है, मतलब उसको कोर्ट में गवाही देना था तो वो लापता है, वो ट्रेसेबल ही नहीं है पुलिस को। सवाल आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज एविडेंस वैल्यू ऑफ Y ए हॉस्टाइल विटनेस। दूसरा है, कैन एक्स वाई एंड जेड बी रिगार्डेड एज अकॉम्प्लिस। अब कोई सवाल का ये जवाब बताओ मुझे, पहला का, व्हाट इज एविडेंस वैल्यू ऑफ वाई जो कि हॉस्टाइल विटनेस है। बोलिए, किसी को कुछ आइडिया हो तो। देखिए मैं बताता हूँ, हॉस्टाइल विटनेस के केस में ना परिस्थिति क्या होता है, जैसे मान के चलो आपको, आप लोगों को पता होगा कि एग्जामिनेशन तीन टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है चीफ एग्जामिनेशन, एक होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, एक होता है री एग्जामिनेशन, ठीक है। जब किसी विटनेस का गवाही लिया जाता है, ठीक है, तो आपको पता होगा सबसे पहले उसका चीफ एग्जामिनेशन होता है। चीफ एग्जामिनेशन का मतलब उसी का वकील अपने गवाह से पहले गवाही लेता है, ठीक है। फिर दूसरा पार्टी जो है उस गवाही को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए क्रॉस करता है, ठीक है। हॉस्टाइल इंसान कब होता है, पहली बार अगर मुझे बुलाया गया कोर्ट में, ठीक है, तो मैं गवाही देने आया हूं कि मैं इसके सपोर्ट में गवाही दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले चीफ एग्जामिनेशन किया जाएगा उसका, बराबर। तो चीफ एग्जामिनेशन किया जाएगा तभी वो हॉस्टाइल हो जाएगा ना, कि भाई मैंने उसको, जैसे मान के चलो मैं वकील हूँ, मैंने बुलाया अनीता मैडम को कि आप मेरे पक्ष में गवाही दोगे। अब वो कोर्ट में आई है तो मैं पहले चीफ एग्जामिनेशन करूंगा, अनीता मैडम से पूछूंगा, ठीक है, कि मैडम आपने देखा था इसको मर्डर करते हुए, तो बोलेगी नहीं मैंने देखा, वो वहां था ही नहीं, तो वो मर्डर कैसे कर देगा, बराबर। ये मेरे पक्ष में बोलने आई थी। अभी मैंने चीफ एग्जामिनेशन करना शुरू किया तो वो सीधा वो मुकर ही गई, जिस बात के लिए उनको बुलाया गया था उस बात से ही मुकर रही है वो, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, कोर्ट उसका री एग्जामिनेशन करवाता है, ठीक है, जो हॉस्टाइल हो जाता है, ठीक है। अगर हॉस्टाइल होने से पहले जिस पर्पज के लिए बुलाया गया था, हॉस्टाइल होने के बाद जो वो जज वो अपनी राय दिया है, ठीक है, अब उसका री एग्जामिनेशन क्यों होता है, री एग्जामिनेशन कभी कभी क्रॉस भी करता है, जो अपना ये वकील होता है ना, अपना क्या बोलते हैं, जो चीफ एग्जामिनेशन करता है वही उसका क्रॉस भी करता है, ठीक है।
जैसे मान के चलो मैंने अनीता मैडम को बुलाया कि भाई आप मेरे पक्ष में गवाही दोगे, ठीक है। तो मैंने बोला अनीता मैडम आपने देखा है ना कि वो वहां पे तो नहीं था ना, तो इनको बोलना चाहिए था कि हाँ सर मैंने देखा था वो वहां पे नहीं था, ठीक है, घटनास्थल पर। लेकिन अब ये यहाँ पे आ गई, ठीक है, अब यहाँ पे आके हॉस्टाइल हो गई, अब बोलती है कि ये लड़का तो वहीं पे था, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे उनका चीफ तो मैंने कर लिया, ठीक है, उसने बता दिया कि वो ये वहीं पे था। अब क्रॉस का भी मुझे मिल सकता है अधिकार, ठीक है, या तो मैं उसका क्रॉस करना चाहूं या री एग्जामिनेशन करना चाहूं, मैं कोर्ट के परमिशन से दोनों कर सकता हूं, ठीक है। क्योंकि मेरा ही जो गवाह था वही मुकर गया, तो मुझे उसी को फिर से क्रॉस करके उसको झुठलाना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर वो मेरा जो बंदा है वो जेल चला जाएगा अगर मैं उसको झूठा नहीं साबित करूंगा तो। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? हेलो। जनरली क्रॉस एग्जामिनेशन या री एग्जामिनेशन जो होता है वो चीफ विटनेस का नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब कोई विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है तो उस वकील को यह अधिकार मिल जाता है कि उस जो हॉस्टाइल विटनेस है उसको ही झूठा साबित कर दे। अगर उसको झूठा साबित नहीं करेगा तो फिर तो उसका बंदा जेल चला जाएगा, राइट। तो उसको झूठा साबित करने के लिए उसको क्रॉस एग्जामिनेशन का अधिकार मिल जाता है। अब मैं क्या करूंगा उसके साथ, अब देखो, अब मैं अनीता मैडम से पूछूंगा आप वहां क्या कर रही थी, अभी तक तो मैं नहीं पूछा बराबर, लेकिन मैं अब क्रॉस में उससे पूछूंगा आप वहां क्या कर रही थी, आप इनको कितने साल से जानती हो, आपको किसने बुलाया था गवाही देने, कब बोला था आपको यहाँ पे मैटर है। मतलब अब ऐसे ऐसे सवाल मैं उससे पूछूंगा, जबकि वो मेरा विटनेस था तो मैं सिर्फ चीफ करके छोड़ देना था, ठीक है। जब कोई बंदा हॉस्टाइल हो जाता है तो क्रॉस एग्जामिनेशन का भी अधिकार आपको मिल जाता है, ठीक है। और फिर आपको झुठलाना पड़ता है उस गवाह को कि ये सर ये हॉस्टाइल हो गया है और क्यों हुआ है ये साबित करना पड़ता है, ठीक है। अगर ये साबित कर दिया आपने कि सर यहाँ से आने से पहले इस ये जो गवाह था ये बात बोलना चाह रहा था और अभी यहाँ आने के बाद ये मुकर गया है, ठीक है, तो कोर्ट जो है आपको समय देता है कि आप क्रॉस करके उस बात को बाहर निकालो कि ये आपके साथ में आया था, ठीक है, ऐसा। तो जब आप कोर्ट में साबित कर दोगे कि हाँ ये हॉस्टाइल हुआ है, ठीक है, तब फिर उसके एविडेंस का वैल्यू होगा। अगर नहीं साबित कर पाए तो फिर आप जो आपका अक्यूज्ड है वो जाएगा जेल, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कैन एक्स वाई एंड जेड बी रिगार्डेड एज अकॉम्प्लिस। क्या लगता है आपको, जेड तो गवाह था, ठीक है, एक्स और एक्स वाई जेड, एक्स तो मेन अक्यूज है बराबर, एम ए पब्लिक सर्वेंट आस्क फॉर, नहीं तो एम, हाँ एम इज अक्यूज, करेक्ट। तो यहाँ पे बोल रहा है कैन एक्स वाई एंड जेड बी रिगार्डेड एज अकॉम्प्लिस, नहीं, नहीं। अकॉम्प्लिस का मतलब क्या होता है, सहायक, बराबर। तो एक्स कैसे सहायक हो सकता है, वाई कैसे सहायक हो सकता, अकॉम्प्लिस का मतलब क्या होता है, जिसने अपराध में सहायता किया हो। ये दोनों तो विटनेस था, अब नहीं आया या हॉस्टाइल हो गया तो उसको थोड़ी ना आप मानोगे कि उसने ही किया है, ठीक है। तो दूसरा वाला नहीं होगा, वो अकम्प्लिस नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन अ रेप और मर्डर केस द पोस्टमार्टम रिपोर्ट स्टेटेड दैट देयर वाज नो कमीशन ऑफ असॉल्ट ऑन द गर्ल बिफोर हर डेथ, ठीक है। एक रेप और मर्डर का केस था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साबित होता है कि उस महिला के साथ डेथ से पहले कोई असॉल्ट नहीं हुआ था। असॉल्ट मतलब फिजिकल कोई उसके साथ मतलब हाथापाई ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। बट द डॉक्टर हु एग्जामाइन हर फॉरगॉट टू मेंशन द इंजरी एंड द वर्ड सेक्सुअल असॉल्ट और रेप इन हिज रिपोर्ट, ठीक है। जो डॉक्टर था देखो कितना बड़ा हरामी था, मतलब मेन ही चीज भूल गया वो फॉरगेट हो गया मतलब who examined her forgot to mention the injury and the word sexual assault, ठीक है। मतलब वो इंजरी मेंशन करना भूल गया अपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, और सेक्सुअल असॉल्ट और रेप, ठीक है, ये अपने रिपोर्ट में मेंशन करना भूल गया।
सवाल पूछ रहा है आपसे, इन दिस सिचुएशन कैन द स्टेटमेंट ऑफ डॉक्टर हु हैज एक्सप्लेन्ड हिज वर्जन इन डिटेल and his reason for omitting the minute details in post-mortem report be relied upon? क्या लगता है आपको? हेलो, अरे कॉमन सेंस की बात है, नहीं कर सकते ना। अरे किसी के जिंदगी और मौत का सवाल है। यहाँ पे एक रीजनेबल डाउट होता है तो अक्यूज रिहा हो जाता है। यहाँ पे उसने इंजरी रिपोर्ट, इंजरी ही मिस कर दिया, सेक्सुअल असॉल्ट मिस कर दिया, रेप मिस कर दिया रिपोर्ट में, बराबर। तो कैसे उसके ये विटनेस पर जो है रिलाई कर सकते हैं? ऊपर से उसका लाइसेंस जा सकता है डॉक्टर का, कि आप कैसे ऐसे मतलब गंभीर मुद्दे को इतना हल्के में ले लिए, बराबर। दूसरा सवाल पूछ रहा है, व्हाट इज द एविडेंस वैल्यू ऑफ द मेडिकल ऑफिसर एंड कैन द अक्यूज्ड बी कन्विक्टेड बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट? नहीं हो सकता ना। अगर उसने, जो डॉक्टर है, उसने सिर्फ उसने ये बताया है कि लड़की के डेथ से पहले कोई असॉल्ट ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो असॉल्ट नहीं हुआ मतलब रेप नहीं होगा, और मर्डर तो ऐसे आसानी से जाके आप किसी का गला तो रेत नहीं सकते, बराबर। भागेगा, कुछ तो होगा, उसके बॉडी पे कहीं तो खरोच आएगा। उसने सीधा बोल दिया कि भाई उसके बॉडी पे कहीं पे मतलब उसके मरने से पहले कहीं उसके बॉडी के साथ असॉल्ट ही नहीं हुआ है, ठीक है। अरे नहीं यार, सिचुएशन ही हमें गलत यहाँ पे बोल रहा है। हाँ हाँ, करेक्ट। ये नहीं बताया, करेक्ट। उसने बताया कि उसके साथ असॉल्ट हुआ है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और रेप हुआ है। करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पे दूसरा सिचुएशन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एविडेंस वैल्यू ऑफ मेडिकल ऑफिसर एंड कैन द अक्यूज्ड बी कन्विक्टेड बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट? हाँ, हो सकता है ना। असॉल्ट तो किया है, कमीशन ऑफ असॉल्ट का तो कोर्ट, ये जो सामने वाला बंदा है मेडिकल ऑफिसर, ये तो ये बोल रहा है ना कि भाई उसने असॉल्ट, कमीशन ऑफ असॉल्ट तो हुआ है उसके साथ, बराबर। भले सेक्सुअल असॉल्ट नहीं बता रहा हो, या तो बंदा वो जो है भले रेप के लिए ना हो कन्विक्ट, ठीक है, लेकिन असॉल्ट के लिए तो कन्विक्ट होगा। तो यहाँ पे अपने से ये तो नहीं पूछ रहा है कि भाई असॉल्ट के लिए कन्विक्ट होगा या नहीं होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई मेडिकल ऑफिसर के एविडेंस के आधार पर उसको कन्विक्ट किया जा सकता है क्या? तो किया जा सकता है। क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से तो किया जा सकता है। कमीशन ऑफ असॉल्ट का तो लग ही जाएगा ना उसके ऊपर चार्ज। सब एग्री हो ना कि मैं ही गलत हूँ? इसका आंसर भी नहीं दिया यार, गजब है। नहीं, सही है, उसको जो है ना कन्विक्ट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ए प्रिजनर वाज चार्ज्ड विद मैनस्लॉटर ओवर किलिंग अ पर्सन बाय ड्राइविंग ओवर हिम। मिस्टर एक्स, who passing by happened to be a chance witness who saw the vehicle driven by a very rapid speed, but him was but did not see the accident. Immediately after, on hearing the victim groan, he went up to him and asked him what was the matter. The victim, before dying, made a statement to X as to the cause of the injury and also described the vehicle that knocked him. But before he could describe the driver, he died. In this situation, can the statement made by the victim to Mr. X be considered as a dying declaration? क्या लगता है आपको? आप लोग, करेक्ट। अब क्यों क्यों क्योंकि हियर से एविडेंस जो होता है उसका एक्सेप्शन है डाइंग डिक्लेरेशन, और क्या था एक एक और कुछ था ना,
क्या था रेस, कुछ ऐसा ही था ना, मुझे याद नहीं आ रहा है, जाने दो। हाँ हाँ हाँ, रेस गेस्ट है, रेस गेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बंदा है, ये बोल रहा है कि कैन द स्टेटमेंट मेड बाय द विक्टिम टू मिस्टर एक्स बी, यहाँ पे सिचुएशन क्या रहा होगा, ठीक है। मैं जा रहा हूँ, ठीक है, और मैंने देखा कि भाई एक कार बहुत रैशली ड्राइव करके स्पीड में जा रहा है, और मैंने दूर से देखा कि उसमें अनीता मैडम थी, ठीक है, और वो कार बहुत रफ्तार में गया। जैसे ही मैं थोड़ा पीछे गया तो एक आदमी मरा पड़ा है, ठीक है, और वो इशारा करते बताया कि वो जो कार गया है उसी ने मुझे कुचला है और मैं मतलब अभी मरने वाला हूँ, ठीक है। तो जो उस बंदे ने डिस्क्राइब किया, इमीडिएट आफ्टर उसने देखा भी था ना कि वो ड्राइव कौन कर रहा था और कितना फास्ट था कार, बराबर। तो इसको माना जा सकता है, ठीक है। तो कैन द स्टेटमेंट मेड बाय विक्टिम टू मिस्टर एक्स बी कंसिडर्ड एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। एक बार और सिचुएशन का पढ़ देता हूँ। ए प्रिजनर वाज चार्ज्ड विद मैनस्लाउटर ओवर किलिंग ए पर्सन बाय ड्राइविंग ओवर हिम, ठीक है। एक बंदा था जिसने मतलब ड्राइव करते समय किसी को मार दिया। मिस्टर एक्स हु वाज पासिंग बाय हैपेंड टू बी अ चांस विटनेस, वो अचानक से देखा था जाते समय, ठीक है, कि ये जो मिस्टर एक्स है वो बहुत व्हीकल को बहुत रैपिड स्पीड में चला रहा था, ठीक है, बट डिड नॉट सी द एक्सीडेंट, लेकिन उसने कोई एक्सीडेंट देखा नहीं था, ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर ऑन हियरिंग द विक्टिम ग्रोन ही वेंट अप टू हिम एंड आस्क्ड हिम व्हाट वाज द मैटर। द विक्टिम बिफोर डाइंग मेड अ स्टेटमेंट टू एक्स as to the cause of injury and also described the vehicle that knocked him, but before he could describe the driver, he died. In this situation, can the statement made by the victim to Mr. X be considered as a dying declaration? Yes, क्योंकि देखो डाइंग डिक्लेरेशन का दो तीन शर्त है, ठीक है। जब कोई बंदा मर रहा हो तो उसको ये बताना पड़ेगा कि वो किसके वजह से मर रहा है, सबसे पहली बात, ठीक है। उसका रीजन क्या है, ठीक है, और जो सामने वाला है उसकी गवाही सुनने के बाद वो जो बंदा हो जो डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है वो मर जाना चाहिए, ठीक है। तो ये तीन चार चीजें अगर डाइंग डिक्लेरेशन में होता है तो ये वैलिड है। तो यहाँ पे एक्स पहले अपनी इंजरी बताता है, बराबर, कि उसको वो जो मतलब घायल है या जख्मी है या मर रहा है वो क्यों है, ठीक है। जो नॉक करके गया है उसको उसका भी डिटेल बता रहा है कि कौन सा गाड़ी था कैसा था, बराबर, लेकिन कौन था ड्राइवर वो डिस्क्राइब नहीं कर पाता है, ठीक है। वो डिस्क्राइब करता तब तक उसकी जान निकल जाती है ना, बराबर। ही कुड डिस्क्राइब द ड्राइवर, ठीक है, बिफोर ही डाइड, जैसे ही वो बोलने वाला था तब तक वो मर चुका था, ठीक है। तो यस, ये डाइंग डिक्लेरेशन होगा। दूसरा सवाल है, कैन मिस्टर एक्स बी कंसिडर्ड एज अ चांस विटनेस हु अस अ चांस विटनेस। चांस विटनेस होगा, बराबर। जब कोई चांस विटनेस का मतलब क्या होता है, जब मैंने आप लोगों को विटनेस का समझाया होगा, ठीक है, टाइप्स ऑफ विटनेस, तब मैंने बताया होगा चांस विटनेस। चांस विटनेस का मतलब है कि कोई ऐसा अपराध है, ठीक है, जो अचानक से आपने देखा। ऐसा नहीं है कि आप उस रास्ते से डेली जा रहे हो और आपके सामने ऐसा अपराध हुआ, नहीं, आप इत्तफाकन वहां मौजूद थे, मैं जा रहा था। अब कोई जाता है कहीं पे, मान के चलो, तो उसको पता थोड़ी होता है कि मेरे सामने एक्सीडेंट हो जाएगा, बराबर। अब वो जा रहा है, अचानक से कोई कार आके एक्सीडेंट हो गया, वहां पे रैंडम जब कभी ऐसा कुछ होता है तो वहां पे कोई नहीं होता, हर किसी को कोई पता थोड़ी होता है कि यहाँ पे एक्सीडेंट होने वाला है, रुको देखते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। जो अचानक से वहां रहा होगा वो देखा होगा। तो जो अचानक से किसी अपराध को होते देखता है, नॉर्मली वो अगर रहता वहां पे तो अपराध नहीं देखता, लेकिन सडनली अचानक से वो वहां मौजूद था और वो अपराध उसी के सामने कारित हुआ, ठीक है, तो उसको बोला जाता है चांस विटनेस, ठीक है, ये याद रखना। तो आपसे ये भी पूछ रहा है कि ये चांस विटनेस है क्या, तो हाँ है, चांस विटनेस ही है ना। उसको क्या पता कि भाई कोई किसी को रौंद को चला जाएगा, वो तो अचानक से देखा कि कार बहुत स्पीड में गया और अचानक से देखा कि कोई किसी के कराहने की आवाज आ रही है, तो बेचारा वहां पे गया, तो वो तो चांस विटनेस ही हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिचुएशनल, पेज नंबर 262 में, बहुत लंबा चौड़ा है,
देखो, सुनीता वॉज सेट ऑन फायर over suspicion of her character and was tortured for not being able to conceive. In the hospital, Sunita succumbed to her injuries, but before dying, she made multiple dying declarations relating to her injury before the doctor and nurse who were treating her and present there. Sunita, in one statement, implicated her husband and mother-in-law, while in the second statement, she implicated her mother-in-law and brother-in-law. And in her final statement, before dying, she did not implicate anybody and that she had set herself on fire. ठीक है, यहाँ बोल रहा है सुनीता जो है खुद को आग के हवाले कर ली थी और सस्पिशन ऐसा है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, मतलब कंसीव नहीं हो पा रही थी, इसीलिए उसके साथ टॉर्चर हुआ, ऐसा सस्पिशन है। ठीक है, इन दी हॉस्पिटल, जब सुनीता ने खुद को जलाने की कोशिश की, बॉडी उनका जल गया, हॉस्पिटल लाया गया। ठीक है, हॉस्पिटल में जब उसका डाइंग डिक्लेरेशन लिया गया तो वहां पे उसका 3 बार डाइंग डिक्लेरेशन उसने दिया। पहली बार पति को और सास को लिया उसने, ठीक है, कि भाई इसी ने किया। दूसरे बार उन्होंने मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ और मतलब जो भी था उनका ले लिया। मरने से पहले वो जो है किसी को इम्प्लीकेट नहीं किया। उसने बोला कि भाई मैंने खुद से अपने आप को आग के हवाले कर लिया, मतलब वो फाइनल था। ठीक है, बिफोर डाइंग उसका लास्ट क्या था, आपको हमेशा याद रखना, डाइंग डिक्लेरेशन के केस में मल्टीपल स्टेटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मरने से पहले जो स्टेटमेंट लास्ट होगा उसको वैलिडिटी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो मरने से एग्जैक्ट पहले जो फाइनल स्टेटमेंट देती है उसमें वो खुद से बोलती है कि मैंने ये आग खुद से लगाई थी। ठीक है, इसमें मेरे परिवार का किसी का कोई रोल नहीं था। अब यहाँ पे सवाल है, डज द मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन मेड बाय सुनीता बी कंसीडर्ड एज रेलेवेंट। देखो, मल्टीपल जो डाइंग डिक्लेरेशन उन्होंने दिया उसको कोर्ट रेलेवेंट नहीं मानेगा, लेकिन जो फाइनल जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है, जो लास्ट में मरने से एग्जैक्ट पहले जो दिया जाएगा ना, उसको कोर्ट रेलेवेंट मानता है। ठीक है, गिव अ लैंडमार्क जजमेंट हाईलाइटिंग द लॉ रिलेटिंग टू डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में जब आप पढ़ोगे, ठीक है, तो ये आप पाओगे कि डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब है कि कोई भी बंदा जब मर रहा हो तो उसमें वो उसको किसने मारा ये बताना जरूरी है, उसको क्यों मारा गया ये भी बताना जरूरी है। ठीक है, वो जो बंदा मर रहा है, ठीक है, उसके पीछे जो मारने वाले का मंशा था अगर उसको पता है तो वो भी बता सकता है। ठीक है, और वो बंदा मरना चाहिए। ये 3-4 चीजें अगर डाइंग डिक्लेरेशन में है तभी आपको जो है डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि मल्टीपल वाला तो नहीं, अब यहाँ पे लैंडमार्क जजमेंट का बोल रहा है, तो आपको डाइंग डिक्लेरेशन का लैंडमार्क जजमेंट एक बार देख लेना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का क्या है, फिर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन मैंने जो अभी 3-4 चीजें बताई है वो रेलेवेंट है कि किसने मारा ये कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, उसको जो मारा गया उसी का रीजन है कि वो अभी मर रहा है। ठीक है, अब मान के चलो मैंने एक थप्पड़ मारा, ठीक है, अब वो उस थप्पड़ से ही मर रहा है और बोल रहा है कि उसने मारा था, तो ऐसा तो नहीं होगा कि उसके डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर मुझे मर्डर का वो मिल जाएगा। मैंने तो उसको थप्पड़ मारा था, उसके मरने का जो एग्जैक्ट रीजन है वो सामने वाला होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना। तो डाइंग डिक्लेरेशन में सबसे पहली बात कि भाई वो बंदा मर जाना चाहिए। ठीक है, तब अगर वो डाइंग डिक्लेरेशन दे के गया तब वो वैलिड होगा। अब डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा था, बाद में पता चला ये तो बच गया, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, किसने मारा ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, वो भी डाउट में नहीं होना चाहिए। अब 5 आदमी खड़ा था, मैं गया, मैं बोला कि भाई किसने मारा, वो हाथ एक लाइन से 5 आदमी की तरफ दिखा दिया, तो ऐसे थोड़ी होता है भाई।
आपको क्लियर इंटेंशन उसको बताना होगा कि वो मारा क्यों आपको। अगर 5 आदमी मारा तो आपको रीजन बताना पड़ेगा कि भाई पीछे ऐसा हुआ था, ऐसा। अब अचानक से आप मर रहे थे, अब सोचे जाते जाते किसी को तो लपेट लें, आपने इशारा बता दिए चारों पांचों की तरफ, तो कोर्ट मान लेगा क्या? नहीं मानेगा। जब तक क्लियर एकदम, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब पूरा फैक्ट के साथ आप जब तक कोर्ट में ये नहीं बता पाओगे कि उसने जो बोला, उसने बोला कि इसी ने मारा, उसने बोला कि वो मारा क्यों, ठीक है, कैसे मारा, अगर वो पूरा बता पाया है तभी वो डाइंग डिक्लेरेशन होगा। ठीक है, अचानक से आप मरे और आप किसी का 4-5 आदमी का नाम ले लिए और आप सोचोगे कि मरते समय वो मान लेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, अब कोर्ट सेटिस्फैक्ट क्या बोलते हैं, कोर्ट एकदम सेटिस्फाई होना चाहिए कि हाँ डाइंग डिक्लेरेशन एकदम वैलिड है, नहीं तो नहीं लेगा वो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ए चाइल्ड वाज किडनैप्ड, द पेरेंट ऑफ द चाइल्ड रिसीव्ड ए हैंड रिटन पोस्ट कार्ड फॉलोड बाय एन इनलैंड लेटर डिमांडिंग 10 lakh and rupees 50 lakh respectively as ransom for the child. The author of the letter was traced, but he denied that the letter were written by him. The handwriting expert testified in the court that he was not too sure that the letters were in the handwriting of the accused. In this situation, ये बोल रहा है, ये जो है ना, नहीं, ए चाइल्ड वॉज किडनैप्ड, एक बच्चा जो है किडनैप कर लिया गया, उसके पापा को एक हाथ से लिखा हुआ पोस्ट कार्ड मिलता है जिसमें 10 लाख और उसके बाद 50 लाख रुपया डिमांड किया जाता है बच्चे को छोड़ने के लिए। ठीक है, जो उस लेटर को लिखा होता है, ठीक है, उस लेटर के हैंड राइटिंग के आधार पर जब पुलिस छानबीन करता है तो किसी अक्यूज्ड को पकड़ता है। ठीक है, लेकिन वो अक्यूज्ड बोलता है कि भाई ये मेरा राइटिंग है ही नहीं। अब उस हैंड राइटिंग को एक्सपर्ट से टेस्टिफाई कराया जाता है, जो एक्सपर्ट होता है हैंड राइटिंग का। अब वो एक्सपर्ट का मानना है कि भाई मैं भी श्योर नहीं हूं कि हैंड राइटिंग उसी का है। अब लो, इन दिस सिचुएशन, सवाल, कैन द अक्यूज्ड बी कन्विक्ट सोलली ऑन द बेसिस ऑफ दिस एविडेंस ऑफ हैंड राइटिंग एक्सपर्ट बाय द कोर्ट? क्या लगता है आपको? नहीं। ठीक है, कैन द अक्यूज्ड बी कन्विक्टेड सोलली ऑन द बेसिस ऑफ दिस एविडेंस? नहीं। जब यहाँ पे वो खुद से बोल रहा है कि ये मेरा राइटिंग नहीं है, एक्सपर्ट बोल रहा है कि मैं श्योर नहीं हूं कि उसी का राइटिंग है, बराबर, तो कैसे आप उसको वो कर सकते हैं कि सिर्फ इस आधार पर कि उसी का राइटिंग है, पुलिस ने बोला, और ये मतलब हैंड राइटिंग एक्सपर्ट भी क्लियरली नहीं बोल रहा है कि इसका नहीं है, तो उसके आधार पर कर दो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट आर द मोड्स ऑफ प्रूविंग हैंड राइटिंग? हैंड राइटिंग को प्रूव करने के लिए भाई हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा, दोनों उसका हैंड राइटिंग का वो मतलब लेटर से मिलाया जाएगा, इसका हैंड राइटिंग में बोलेगा सेम लेटर लिख, और फिर देखेगा मैच करके, तो यही सब प्रोसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सी, ए डिजायर्स ए कोर्ट to give judgment that he is entitled to a certain land in the possession of B. ठीक है, ए का ये मानना है कि कोर्ट जो है जजमेंट दे कि बी के जो पोजेशन में जमीन है वो उसका एंटाइटल रखता है। ठीक है, ए by reason of fact which he assert and which B denies to be true. ठीक है, जो ए का मानना है कि ये सच है, उसको बी गलत सब बोल रहा है। ठीक है, कि ये सही नहीं है। अब सवाल पूछ रहा है, कैन द जजमेंट बी पास्ड इन फेवर ऑफ ए? क्या लगता है आपको? हेलो,
आपको पता है कि किसी भी प्रॉपर्टी का अगर कोई क्लेम करता है तो उस पे सबसे ज्यादा अधिकार किसका होता है? फिलहाल जनरली जिसके पोजीशन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन में किसके है? बी के। ए जो बात बोल रहा है बी डिनाई कर रहा है कि ये गलत है, बराबर। तो यहाँ सवाल क्या है? कैन द जजमेंट बी पास्ड इन फेवर ऑफ ए? कैसे? जब बी बोल रहा है कि सर वो गलत बोल रहा है, बी के पोजीशन में जमीन है, तो मतलब बी के पास ज्यादा इंटाइटलमेंट है ना, तो ए के फेवर में कैसे जजमेंट दे देगा? समझ रहे हो? जब प्रॉपर्टी के वो पोजीशन की बात हो, तो जब जो बंदा पोजीशन में होता है ना उसका ज्यादा राइट होता है, ठीक है। इसमें भी सिचुएशन होता है, अगर मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट है तो मेरा ही होगा, पोजीशन में कोई हो। लेकिन नॉर्मली अगर आप कोई आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, उस केस में पोजीशन वाले का ज्यादा रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी का तो पूरा रोल है। ए तो ऐसा नहीं बोल रहा है यहाँ पर कि ए ने पूरा प्रॉपर्टी का कागजात दे दिया, सिर्फ यहाँ पे बोल रहा है कि ए बोल रहा है कि वो मेरा है, ठीक है। जिसको बी डिनाई कर रहा है कि यही वो गलत है, वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो ए के फेवर में कैसे आएगा? समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो सवाल है, कैन द जजमेंट बी पास्ड इन फेवर ऑफ ए? नो। हु हैज टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट इन बर्डन ऑफ प्रूफ? ए को पोजीशन में बी है ना, तो ए को ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना कोर्ट को, क्योंकि देखो मामला यहाँ पे ए लेके गया होगा, ठीक है। बी तो ऑलरेडी पोजीशन में, उसको क्या गरज है कोर्ट जाने का? अगर पोजीशन में बी नहीं होता तो अलग बात है, तो कोर्ट कौन गया होगा? ए गया होगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा ए के ऊपर होगा ना, कि तू साबित कर कि बी गलत है, बराबर। मैंने आपको अभी बताया सिविल केस में जो सूट दायर करता है उसके ऊपर बर्डन रहता है कि भाई तुमने उसके ऊपर आरोप क्यों लगाया, ठीक है। सिविल केस में जैसे मान के चलो मेरा कोई प्रॉपर्टी अनीता मैडम के कब्जे में है, तो मैं कोर्ट में जाऊंगा कि अनीता मैडम जिस प्रॉपर्टी पे है वो मेरा है, तो ये मुझे साबित करना पड़ेगा ना कि वो प्रॉपर्टी मेरा है। अनीता मैडम तो ऑलरेडी वहां पे उनके पोजीशन में है, तो उनको साबित करने की जरूरत फिलहाल तो नहीं है। फिलहाल तो मुझे है ना कि मैं मेरा वो प्रॉपर्टी है। तो सिविल केस में जो प्लेंट दायर करता है उसके ऊपर बर्डन होता है, ठीक है, जनरली। और क्रिमिनल केस में जो विक्टिम होता है, ठीक है, उसके ऊपर होता है। तो विक्टिम का केस कौन लड़ता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो प्रोसिक्यूशन के ऊपर जो है बर्डन ऑफ प्रूफ क्रिमिनल केस में जनरली होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है दूसरा सवाल? हु हैज टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट इन बर्डन ऑफ प्रूफ? ए को प्रॉब्लम है ना कि बी उसके पोजीशन में है, तो ए प्रूव करेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ ए के ऊपर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 263। देखिए क्या है। राज वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस फॉर द मर्डर ऑफ श्याम। राज को अरेस्ट कर लिया गया श्याम के मर्डर के जुर्म में, ठीक है। द पुलिस ऑफिसर हु वॉज इंटेरोगेट हिम वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेल बिल्ट, ठीक है। जो राज का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इंटरोगेट कर रहा है, वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। फियरिंग दैट ही वुड बी बीटन, राज को ऐसा डर था कि भाई ये बहुत स्ट्रिक्ट है तो मेरे साथ मार कुटाई कर सकता है, ठीक है। इसके डर से वो राज सेड टू द पुलिस ऑफिसर, आई मर्डर्ड श्याम विद अ नाइफ, आई हैव केप्ट द नाइफ इन माई हाउस, टेक मी देयर एंड आई शैल शो इट टू यू, ठीक है। अब सवाल क्या बोल रहा है देखो। इज दिस कन्फेशन बाय राज वैलिड एंड वाई? कोई जवाब दे सकता है इसका? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, इजी है, कोई टफ नहीं है। सवाल समझ में आया ना, या फिर से पढ़ूं? आप लोग बोलो कि सवाल नहीं समझा, एक बार फिर से पढ़ दो तो पढ़ दूंगा मैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल समझ में आया? क्या लगता है आपको? करेक्ट, थोड़ा बहुत आप सही बोली हो। देखो जनरली क्या होता है, पुलिस के सामने दिया गया कन्फेशन वैलिड नहीं होता, ठीक है, जनरली।
लेकिन यहाँ पे अक्यूज्ड जो है ना, उसको बोला कि मैंने वेपन वहां पे रखा है, ठीक है, चलिए मैं वेपन दिखाता हूँ। तो इसका मतलब है कि वो जो है कन्फेशन तो दिया, लेकिन कन्फेशन के साथ एविडेंस भी दे रहा है, ठीक है, कि चलिए मैं वहां पे वेपन छिपाया हूँ, आप वेपन ले लेना। तो इसका मतलब कि वो कन्फेशन के साथ साथ एविडेंस दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे उस कन्फेशन का वैलिड होगा। याद रखना, जब पुलिस के सामने कोई कन्फेशन दिया जाता है, ठीक है, तो नॉर्मली वो वैलिड नहीं होता, ठीक है, क्योंकि कोर्ट को लगता है कि कई बार पुलिस मार कुटाई करके भी कन्फेशन ले लेता है, ठीक है। लेकिन लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये है कि अगर पुलिस विटनेस के जो अक्यूज है उसके कथनानुसार, बोलते हैं स्टेटमेंट के अनुसार, अगर पुलिस एक्ट करता है और उसको उसके हिसाब से वेपन, कपड़े या एविडेंस और कलेक्ट करने में मदद मिलता है, तो इसका मतलब है कि वो एविडेंस को मतलब ढूंढने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके पुलिस के सामने दिया गया कन्फेशन वैलिड माना जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्यों पूछ रहा है, तो क्यों में आपको ये लिखना है कि पुलिस अक्यूज्ड के कथन के हिसाब से, कहने के हिसाब से उसने जो जो किया उसको सब कुछ सही पाया उसने, ठीक है। उसने बोला ना चलो मैं वो नाइफ दिखाता हूँ, उसको नाइफ दिखाया, बराबर, तो नाइफ मिल गया, तो इसका मतलब है कि उसने सही में किया होगा, बराबर, तभी तो उसको पता है ना भाई नाइफ कहाँ पे है, समझ रहे हो। तो यही है, यहाँ पे सवाल पूछ रहा है, इज दिस कन्फेशन बाय राज वैलिड? यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कन्फेशन पुलिस को दिया तो गया है, लेकिन उसके साथ उसने पुलिस को और क्लू दिया जिसके आधार पर पुलिस को आगे मिला भी। ऐसा नहीं है कि उसने कुछ बोला और वो गलत साबित हो गया। अगर पुलिस को बोलता है कि यहाँ पे वेपन है, ठीक है, और वेपन नहीं मिलता, तो वो झूठ होता तो फिर कन्फेशन वैलिड नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा मिलता है तो ये तो कंफर्म कर रहा है ना कि हाँ अपराध तो इसी ने किया होगा फिर। समझ रहे हो? हाँ हाँ। हाँ। नहीं, सुनो। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ। हाँ ठीक है, करेक्ट है। देखो, पुलिस के सामने या तो डर से दिया गया हो या प्यार से दिया गया हो, पुलिस के सामने दिया गया कन्फेशन वैलिड नहीं होता, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, उसी के साथ एक एक्सेप्शन है कि अगर अक्यूज्ड कोई पुलिस को क्लू देता है, ठीक है, और उस क्लू के हिसाब से वो साबित होता है कि वो सही बोल रहा है, तो फिर उस कन्फेशन की वैलिडिटी होगी, ठीक है। यहाँ पे अक्यूज्ड जो है क्लू दे रहा है कि आप चलिए मेरे साथ, मैं वहां पे नाइफ छिपाया हूं, आपको मैं वहां से नाइफ निकाल के देता हूं। अब आपको सारा फैक्ट तो नहीं बताएगा ना, पूरा कहानी आगे बताएगा कि वो वहां पे गया, फिर वहां पे वो ढूंढा, फिर वहां पे मिला, इतना तो नहीं बताएगा। लेकिन आपको यहाँ तो ये दे दिया है ना कि उसने क्लू दिया पुलिस वाले को कि भाई हमने यहाँ पे छुपाया, आप चलो मैं वहां पे दिखाता हूँ। पुलिस वाला जाता तो दिखा देता, वो सिंपल सी बात है। यहाँ पे पुलिस आगे नहीं बढ़ा, लेकिन हम वो तो नहीं देखेंगे, हम तो ये देखेंगे कि भाई अक्यूज ने क्लू दिया था उसको, अगर वो करता तो मिलता ना, अगर वो जाता तो, बराबर, तो यहाँ पे वैलिड होगा। समझ रहे हो? और क्यों होगा, तो आप ये लिखना कि उसने क्लू दिया था, ठीक है, कि हमने यहाँ पे नाइफ छुपाया है, आप चलो मैं वहां पे आपको शो करता हूँ। अगर आगे यहाँ पे लिखा होता कि हाँ पुलिस वाला गया तो मिलता भी, लेकिन यहाँ पे आगे दिया ही नहीं है, तो हम तो इतना ही मानेंगे ना जितना हमारे पास फैक्ट है, ठीक है। तो फैक्ट में तो अपना अक्यूज क्लू दे रहा है भाई, ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं बता रहा है, ठीक है ना। तो सिचुएशनल में हमेशा याद रखना, जितना फैक्ट है आपको उसके ही आधार पर जवाब दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्सेप्शन ये देखना है कि उसने क्लू दिया था भाई, तुम नहीं गए तुम्हारी गलती है, तो क्लू दिया है तो कन्फेशन वैलिड है, ठीक है। अब दूसरा सवाल देखिए,
इज एनी पार्ट ऑफ द कन्फेशन वैलिड, एक्सप्लेन विद प्रॉपर रीजन। ठीक है, कन्फेशन का जो पार्ट है यहाँ तक, कहाँ तक कि भाई आप चलो, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कहाँ मैंने नाइफ छुपाया है, ठीक है, और आपको दिखाता हूँ कि कहाँ है वो। तो ये जो कन्फेशन उसने दिया है उसको वैलिड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शन में आता है, जब पुलिस के सामने दिया गया कन्फेशन नॉर्मली नहीं माना जाता, लेकिन अक्यूज्ड जब कोई क्लू देता है और अगर वो क्लू के हिसाब से पुलिस वाले को मिलता है तो वो फिर कन्फेशन वैलिड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्लू दिया है, ठीक है, अब यहाँ पे आगे तो आपका स्टेटमेंट ही नहीं दिया है तो आप क्या बोलोगी, तो यहाँ क्लू दिया है तो ये वैलिड है। ठीक है, यही रीजन है उसका। तो अगर आपसे रीजन पूछे तो बोलना कि अक्यूज्ड जो है यहाँ पे बता रहा है कि उसने कहाँ पे एविडेंस छिपाया है, पुलिस चले मैं वहां पे दिखाता हूँ, तो ये तो अपने तरफ से पूरा कर रहा है ना। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट सवाल है, एक्स इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर। ठीक है, एक्स जो है मर्डर का आरोपी है। एक्स एलिजेस दैट ही कमिटेड मर्डर ऑफ वाई अंडर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम वाई। ठीक है, एक्स जो है मर्डर का आरोपी है। एक्स बोल रहा है कि उसने वाई का मर्डर किया, वो सडन प्रोवोकेशन में किया। ठीक है, अचानक, मतलब उसको उसने प्रोवोक किया होगा, गाली गलौज किया होगा या कुछ ऐसा। सिचुएशन क्या है, ऑन whom द बर्डन ऑफ प्रूफ शैल लाई इन दिस सिनेरियो या इन दिस केस। क्या लगता है आपको, किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा? प्रोसिक्यूशन के ऊपर जनरली रहता है ना, लेकिन यहाँ पे कि उसने क्या बोला है कि मैंने सडन प्रोवोकेशन में किया है, बराबर। तो सडन प्रोवोकेशन किसको प्रूव करना पड़ेगा? अक्यूज को ना। अपन पिछला से हाँ, अपन पिछला सिचुएशन में क्या देखे थे, एक्स अनसाउंड माइंड था, उसने मर्डर किया, तो उसमें किसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो अनसाउंड माइंड था? एक्स को ही ना। जब आप किसी पर्टिकुलर एक्सेप्शन को अपने साथ लेके आते हो, ये सब एक्सेप्शन है, सडन प्रोवोकेशन, अनसाउंड माइंड, सेल्फ डिफेंस, ठीक है, गुड फेथ, ये सब एक्सेप्शन है। और जब आप किसी एक्सेप्शन का सहारा लेते हो तो आपके ऊपर बर्डन शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, जनरली प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई एक्सेप्शन लेते हो कि जैसे बचने के लिए कि भाई मैं अनसाउंड माइंड था तभी, तो प्रूव करो अनसाउंड माइंड थे, तो मैं तभी सडन प्रोवोकेशन में आ गया था, प्रूव करो। मैं तभी, मैंने जो ये एक्ट किया गुड फेथ में किया था, प्रूव करो गुड फेथ में था। ठीक है, मैंने वो एक्ट किया गुड सेल्फ डिफेंस में किया, प्रूव करो सेल्फ डिफेंस में किया। ठीक है, तो जब कोई एक्सेप्शन लिया जाता है अपने बीएनएस का, तो उसमें आपके ऊपर बर्डन शिफ्ट हो जाता है। समझ गए? हाँ, तो यहाँ पे एक्स के ऊपर बर्डन शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टेट द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ टू दिस इफेक्ट, what would be the impact if x fail to prove the element of grave and sudden provocation। ये सेम है पिछले वाला। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर x फेल हो गया, ठीक है, कि वो सडन प्रोवोकेशन में नहीं था, वो जानबूझ के उसको मारा था, तो फिर क्या होगा, फिर इसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगेगा, फिर ये आजीवन जेल में जाएगा। अगर सडन प्रोवोकेशन ये साबित कर देता है, ठीक है, तो हो सकता है वो बच जाए, हो सकता है उसको सजा कम हो, जनरल एक्सेप्शन में 2-3 साल का होगा, 2-3 साल का सजा मिलेगा, मर्डर में नहीं जाएगा वो, बराबर। अगर वो फेल हो जाता है तब की बात कर रहा हूँ, अगर वो सेटिस्फाई कर देता है कोर्ट को कि हाँ ये सडन प्रोवोकेशन में था, तब तो कोई बात ही नहीं है। समझ में आया? अगला है सवाल, ए विटनेस अबाउट हुम नथिंग इज नोन is asked at random whether he is a dacoit। ठीक है, एक विटनेस है, ठीक है, जो सामने वाले के बारे में कुछ नहीं जानता, ठीक है, वो रैंडम बोल देता है कि ये डकैत है। इज दिस क्वेश्चन अलाउड, एक्सप्लेन विद रीजन। ठीक है, नहीं, ऐसा सवाल अलाउ नहीं है। ये जो आप गवाही दे रहे हो, मतलब आप किसी के चरित्र का हनन कर रहे हो। ठीक है, मतलब आप मेरे बारे में नहीं जानते, ठीक है,
तो आप रैंडम कुछ भी नहीं बोल सकते ना, मैं डकैत हूँ, ये मेरा भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, आर्टिकल 21। हाँ, आर्टिकल 21 का वो वायलेशन है कि भाई मुझे भी तो शान से जीने का अधिकार है। तो ये गलत है, ऐसा क्वेश्चन अलाउ नहीं किया जाएगा जिससे किसी के कैरेक्टर को, आप लोगों को बताया था ना, स्कैंडलस क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। किसी के चरित्र को आप आपके सवाल से ठेस पहुंचे तो आप वैसे सवाल नहीं पूछ सकते, तो स्कैंडलस क्वेश्चन में आता है, तो ऐसे सवाल नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा, यह सवाल है, इज दिस क्वेश्चन अलाउड, नो, एक्सप्लेन विद रीजन, तो कोई भी आपको लिखना पड़ेगा, कोई भी ऐसा सवाल जो किसी के चरित्र को नुकसान पहुंचाए, ठीक है, ऐसे सवाल को स्कैंडलस क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, और स्कैंडलस क्वेश्चन बीएसए के अंदर पूछना वर्जित है, प्रोहिबिटेड है, आप ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते। ठीक है, हेलो, हाँ, नेक्स्ट है एक्सप्लेन रिलेवेंट प्रोविजन, तो फिर ये सेक्शन पूछ रहा है आपसे, और यहाँ पूछ रहा है एक्ट रिगार्डिंग आस्किंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो नहीं पूछे जाते, आपको ये भी पता हो, लीडिंग क्वेश्चन आप ये चीफ एग्जामिनेशन में नहीं पूछ सकते, अलाउ ही नहीं है। स्कैंडलस क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, बराबर। तो ये बोल रहा है कि भाई कौन से सेक्शन में ऐसा प्रावधान किया गया है, तो आपको सेक्शन थोड़ा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में देखना पड़ेगा कि किस सवाल में स्कैंडलस क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, किस सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कितना बज गया, 10:30 बज गया। अगला कितना है सिचुएशन बचा हुआ, 3 अरे 3 ही सवाल है, कवर कर लेते हैं फटाक से। ठीक है, देखो सिचुएशनल हमारा खत्म हो जाएगा ना फिर आज। देखिए पेज नंबर 263 में है, राज वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस फॉर मर्डर ऑफ श्याम, द पुलिस। और देखो यही सवाल रिपीट किया है। ठीक है, हम लोग जो अभी ऊपर पढ़े थे ना, वही सवाल यहाँ पे फिर से रिपीट हुआ है। अगला है, नीचे आते हैं हम लोग, स्लाइड 264 पे, पेज नंबर में। पीटर वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस ऑन सस्पिशियन ऑफ मर्डर अजय while he was taken for medical examination. Peter told the doctor and nurse carrying out the examination that I killed Ajay. This statement was heard by the police constable who was standing near the doctor at the time of medical examination. सवाल पूछ रहा है, इज द कन्फेशन मेड बाय पीटर टू द डॉक्टर एडमिसेबल इन कोर्ट इन एविडेंस। क्या लगता है आपको, बताओ, लॉजिक लगाओ। मेडिकल एग्जामिनर के सामने दिया गया कन्फेशन वैलिड होगा क्या, एडमिसेबल होगा क्या, ये पूछ रहा है। नहीं होगा, पुलिस के सामने नहीं होता है, और मेडिकल एग्जामिनर के सामने भी नहीं होता है, कोर्ट के सामने ही होता है। ठीक है, कोई भी एविडेंस जब कोर्ट के सामने दिया जाता है, कोई कन्फेशन, तभी वो वैलिड होता है। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनर बदल नहीं सकता है क्या, वो फोर्स नहीं कर सकता है क्या, हो सकता है ना। जो डर पुलिस वाले के साथ होता है वो मेडिकल ऑफिसर के भी साथ भी हो सकता है। पुलिस वाला बोल दिया होगा भाई तू करा लेना, थोड़ा खिला पिला के, हो सकता है ना कुछ भी। तो अगर मान के चलो मेडिकल ऑफिसर बोलेगा कोर्ट में कि ये मेरे सामने बोल रहा था कि मैंने ही मर्डर किया है, तो इसके आधार पे अजय को सजा दे देगा, नहीं दे सकते ना। समझ रहे हो, तो ये है। तो जब भी कभी कन्फेशन का सवाल आए तो कोर्ट के सामने दिया गया कन्फेशन वैलिड होता है। पुलिस के केस में तब वैलिड होता है जब उसके साथ उसने कोई क्लू दिया हो और उस क्लू के आधार पर जो एविडेंसेस थे वो मिले हैं, ठीक है, तब वो वैलिड होता है। दूसरा है, व्हाट शैल बी द इफेक्ट ऑफ सच कन्फेशन ऑन पीटर, कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, कोरोबोरेटिव का काम करेगा। मान के चलो मतलब अजय के खिलाफ बहुत सारे एविडेंस मिल गए हैं, ठीक है, तब ये जो डॉक्टर के सामने दिया है ना, उसमें थोड़ा हेल्प करेगा
कि भाई इतना एविडेंस मिला है और ऊपर से डॉक्टर भी बोल रहा है कि मेरे सामने बोल रहा था वो मर्डर किया है, तो हाँ इसी ने मर्डर किया होगा। ठीक है, तो वो कोरोबोरेटिव में आएगा। बाकी डॉक्टर के सामने दिया गया कन्फेशन के आधार पर उसको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये याद रखना। समझ गए? हाँ, दूसरा है ए ऑन पर्पज मेक्स बी बिलीव दैट ए पर्टिकुलर प्लॉट ऑफ लैंड बिलोंग टू हिम। ठीक है, ए जो है बी, हाँ बी को ये भरोसा दिला देता है कि ये जो पर्टिकुलर लैंड है वो उसका है। ठीक है, इंड्यूसेस बी टू बाय द प्लॉट ऑफ लैंड। बी को जो मतलब झूठा बता के, इंड्यूस करके वो प्लॉट जो है खरीदवा देता है। ठीक है, ए वॉज नॉट द ओनर ऑफ द लैंड एट द टाइम ऑफ सेल। जब वो सेल कर रहा था तब रियल ओनर वो नहीं था। ये याद आ रहा है थोड़ा बहुत आप लोगों को? स्टॉपल वही है यहाँ पे। वो मतलब अपना प्रॉपर्टी नहीं था जब वो बेचा। अभी देखो आगे क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया। ए वॉज नॉट द ओनर ऑफ द लैंड एट द टाइम ऑफ सेल बट आफ्टर 1 month ए बिकम द ओनर ऑफ द लैंड। ठीक है, 1 महीने बाद उस लैंड का ओनर हो गया। ए एंड बी सेट असाइड, नहीं सॉरी, मैं नीचे पढ़ दिया। द ओनर ऑफ द लैंड ए नाउ इंटेंड टू सेट असाइड दिस सेल विद बी। अब ए चाहता है कि वो जो बी के साथ जो हमने वो सेल किया था ना प्रॉपर्टी, वो कैंसिल कर दें। ठीक है, सेट असाइड कर दे कि अब नहीं बेचना है। सवाल पूछ रहा है कैन द सेल बिटवीन ए एंड बी सेट असाइड? क्या लगता है आपको? नो। वाई? करेक्ट करेक्ट। अगर वाई पूछे ना तब आपको बताना है हेयर अप्लाई डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल विच सेज दैट व्हेन यू लीगली सेल एनी प्रॉपर्टी आफ्टर दैट यू कैन नॉट मतलब रिफ्यूज टू सेल। ठीक है, ऐसा कुछ इंग्लिश में चिपका देना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दूसरा सवाल, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन। वही है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल। करेक्ट है, करेक्ट है। ठीक है, लास्ट सवाल है हमारा सिचुएशनल का। वाई ए सस्पेक्ट, वो सस्पेक्ट है, अभी अपराध साबित नहीं हुआ है, इज अरेस्टेड फॉर मर्डर ऑफ पी। पी के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट किया गया है। ठीक है, while in police station Y confessed to the police officer that he had committed murder of P। ठीक है, यहां सवाल है इज दिस कन्फेशन वैलिड? क्या लगता है आपको? नो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। दूसरा सवाल, स्टेट द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ दिस कन्फेशन। नहीं, हमारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो क्लियरली बोलता है कि पुलिस के सामने दिया गया कोई भी कन्फेशन एविडेंशियरी वैल्यू नहीं रखेगा। ठीक है,